हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे अशोका बैच में, जिसमें हम लोग अपना सर्वेइंग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को ऑडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, फिर हम अपना आज का जो ये सेशन है इसे स्टार्ट करेंगे आगे। कैसे हैं आप सभी? रिवीजन कर रहे हो साथ साथ जितना हम अभी पढ़ रहे हैं? आपको मैंने पहले भी रूल बताया था, तो आई होप जो भी उस हिसाब से चलेगा तो आप लोगों को साथ साथ में चीज़ें बहुत सारी याद होती जाएंगी, है ना? अच्छा चलिए। अरे थैंक यू सो मच कोमल। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, ये मानकर चल रही हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और साथ साथ जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है एटलीस्ट आप रात को सोने से पहले एक बार देख ले रहे होंगे कि आज के दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है, और क्लास से पहले उसको रिवाइज करके आए होंगे। तो अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है हमारा क्लास का पैटर्न क्या रहता है, तो उसी पैटर्न में हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, और उसके बाद हम लोग आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। और कुमार सोनू, जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने डाउट में मैंने देखा है ग्रुप में भेज रखे हैं मुझे, तो उसमें से आधे क्वेश्चंस का सिलेबस अभी कवर ही नहीं हुआ है। मैं आपको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे जो हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी, उसमें मैक्सिमम एंगल कितना होता है, ये मैं मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ। एक जो डिग्री एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, आप टेंशन ना लीजिए, एक बार पूरा सर्वे पढ़ लो ना, फिर आपके जो क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो किसी बुक में वो फर्स्ट चैप्टर में दिए होंगे, पर मैं अपने हिसाब से उसको एक अलग चैप्टर में पढ़ा रही हूँ। जैसे एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस हैं, मैं थ्योरी ऑफ एरर एक अलग से चैप्टर में आपको एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, कितनी तरह का एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो उसमें पढ़ाऊंगी। तो वो क्वेश्चंस वहां कवर हो जाएंगे, और जो आपने भेजे उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में पढ़े ही नहीं है, तो आपसे बनेंगे भी कैसे, है ना? तो अभी क्या करिए, अभी आप जो थ्योरी पढ़ा रही हूँ वो करिए, उसके साथ साथ डीपीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं उसके बेसिक क्वेश्चंस आपसे जरूर बन जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट की अपनी नेक्स्ट क्लास है, और आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, जैसा आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेंजिंग प्रोसेस को, और रेंजिंग के करने के हमने 2 मेथड्स ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। आज एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार मैंने देखा है कि एसएससी जेईई में पूछा गया है, और बहुत से लोगों को डाउट भी रहता है कि भाई ये होता क्या है, ये हाइपोटेन्यूजल अलाउंस क्या होता है। अगर आप में से किसी ने पहले पढ़ा होगा तो शायद आपको ये डाउट होता होगा। और तीसरी चीज जो हमने आज की क्लास में कवर करनी है वो है एरर एंड करेक्शंस इन चेन। तो एरर और करेक्शन इन चेनिंग, कितनी तरह के एरर होते हैं, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना? बाद में करने से नहीं, अरे बाद में करने से नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं उसको अलग से चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए उसके क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ थ्योरी ऑफ एरर एक अलग से चैप्टर होगा आपका। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट की 1.5 आवर की क्लास हो रही है, वैसे ही मिसलेनियस टॉपिक में आपकी एक क्लास थ्योरी ऑफ एरर की है, एक क्लास में आपके एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स प्लस आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स होंगी। तो आपका क्वेश्चन आएगा, लोड नहीं बढ़ेगा। वो जिस पैटर्न में मैंने आपको पढ़ाने के लिए टॉपिक डिसाइड किए हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, तो अभी जितना हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आपके पास बनते जा रहे होंगे। अब हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि चेन कितनी तरह की होती है, टेप कितनी तरह की होती है, और उसके साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है। जल्दी से आप लोगों ने चैट सेक्शन में वो आंसर करते जाना है जो भी मैं आप लोगों से साथ साथ में पूछूंगी। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे कि आपकी गंटस चेन की लेंथ कितनी होती है और उसमें कितने लिंक्स होते हैं। जो हमारी गंटस चेन है उसकी लेंथ कितनी होती है और उसमें कितने लिंक्स होते हैं, ये बताएंगे। दूसरी बात आप बताएंगे, जो हमारी मीट्रिक चेन 30 मीटर की है, जो हमारी मीट्रिक चेन 30 मीटर की है, उसमें एक लिंक की लेंथ किसके बराबर होती है? 1 लिंक इज इक्वल टू कितने मीटर? तो गंटस चेन की लेंथ कितने मीटर की होती है? गंटस चेन कितने फीट की होती है? वेरी गुड, गंटस चेन होती है हमारी 66 फीट। कितने लिंक्स होते हैं इसमें? 100 लिंक्स। मैम इसकी कहानी भी पढ़ी थी, गंटस चेन आई कहाँ से है। जितनी भी हमने लैंड की मेजरमेंट लेनी होती है हम गंटस चेन का यूज करते हैं। मीट्रिक चेन में 30 मीटर की मीट्रिक चेन है, इसमें कितने, एक लिंक की लेंथ कितनी होती है? मैम चाहे 30 मीटर की हो, चाहे आपकी 20 मीटर की हो, 10 मीटर की हो, सभी में हमारा जो एक लिंक की लेंथ रहती है मैम वो 200 mm रहती है। चलिए अगला आप मुझे बताएंगे, जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है?
जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करने के लिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर इसका प्रिंसिपल मुझसे पूछेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है मैम डबल रिफ्लेक्शन। इसका प्रिंसिपल होता है डबल रिफ्लेक्शन। इसमें मुझसे और क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं जो होरिजन मिरर था और इंडेक्स था, जो आपका होरिजन और इंडेक्स मिरर है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? होरिजन एंड इंडेक्स, होरिजन और इंडेक्स के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? एक बार ये भी बता दीजिए, होरिजन और इंडेक्स के बीच में कितना एंगल बनता है? कल की क्लास में पढ़ा था। क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, 90 डिग्री का ऑफसेट सेट करने के लिए होता है। जब दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड किया था तो मैम ये आगे जाकर 45 डिग्री का बन रहा था। अब मुझे बताएंगे क्लिनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? क्लिनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? क्लिनोमीटर जिसको हमने एब्ने लेवल भी बोला था, क्लिनोमीटर जिसको हमने एब्ने लेवल भी बोला था। यस, वेरी गुड। होरिजन जो होता है एच से होरिजन और एच से क्या है? हाफ सिल्वर्ड। तो हम इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि हाफ पेंटेड होता है और हाफ पीछे से पेंट नहीं होगा, ताकि हम सामने वाली रेंजिंग रोड को देख सकें। क्लिनोमीटर का यूज किया जाता है ताकि हम स्लोप वाले जो एंगल है उनको मेजर कर सके, स्लोप वाले जो एंगल हैं उसको मेजर कर सकें। अच्छा मैम, उसके बाद आपने पढ़ाया था रेंजिंग रोड के बारे में। जो रेंजिंग रोड होती है, रेंजिंग रोड होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है? जनरली इसकी लेंथ कितने से कितने तक वेरी करती है? वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग सही आंसर कर रहे हो, तो इसका मतलब है पिछली वाली चीजें आपको याद है। हो सकता है आप सभी ने वो टॉपिक जो है फिर से नहीं भी देखे हो, पर एक बार याद आ जाएंगे आपको अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना होगा। अच्छा, जो रेंजिंग रोड है हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स को जो लोकेट करने की प्रोसेस होती है उसे रेंजिंग बोलते हैं। और रेंजिंग रोड की लेंथ रहती है, सही बता रहे हैं आप, 2 मीटर टू 3 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर। इसमें ऑल्टरनेट रेड एंड वाइट या फिर ब्लैक एंड वाइट बैंड्स होते हैं। रेड एंड वाइट और ब्लैक एंड वाइट बैंड्स होते हैं, जिनकी कितनी कितनी लेंथ होती है? ब्लैक एंड वाइट लेंथ बैंड्स होते हैं, इनकी लेंथ कितनी होती है? मैंने बताया था आपको 200 mm होती है रेंजिंग रोड में जो बैंड्स होते हैं उनकी। अगर मैं यहाँ पर आपसे जनरली पूछूं, अगर हमें हर एक चेन लेंथ के बाद किसी एक एक्सेसरी को प्लेस करना है तो वो किसे करेंगे? हमने अलग अलग एक्सेसरी पढ़ी थी। अगर मुझे हर एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद आफ्टर एवरी चेन लेंथ, अगर मुझे आफ्टर एवरी चेन लेंथ एक एक्सेसरी को आगे प्लेस करना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम आज की क्लास में भी देखने वाले हैं, तो हम किसको लगाते हैं मैम? एरो को लगाते हैं। जैसे ही एक चेन लेंथ कंप्लीट होगी तो हम एरोज को लगाते हैं। और जिसने पेग्स लिखा है, पेग्स किस लिए होता है मैम? स्टेशन मार्क करने हो, जो हमें फिक्स स्टेशन मार्क करने हो, ठीक है। अब मुझे बताइए जो हम लोग टाई स्टेशन बनाते हैं या फिर टाई लाइन बनाते हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है? हमने टाई स्टेशन या फिर टाई लाइन क्यों बनाई थी? ताकि हम लोग और ज़्यादा इंटीरियर डिटेल्स को कम से कम एरर में कलेक्ट कर सके। जो हमारा ऑफसेट है उसकी लेंथ जो है वो हमारी कम से कम रहे। तो हमने टाई स्टेशन को या फिर टाई लाइन को हमने किस लिए बनाया था? ताकि हम डिटेल में जितनी भी हमारी वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं डिटेल में कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कौन सी लाइन बनाई जाती है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, कि हमने काम को सही एक्यूरेटली किया है या नहीं। तो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क कौन सी लाइन बनाई जाती है मैम? चेक लाइन बनाई जाती है। चेक लाइन बनाई जाती है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, ठीक है मैम, ये भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रेंजिंग का मतलब है इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना। इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना, तो रेंजिंग मैंने कल आपको कौन कौन से 2 मेथड्स पढ़ा दिए थे? रेंजिंग करने की आपको मैंने 2 अलग अलग मेथड समझा दिए थे। कौन कौन से मेथड हैं जो हमारी कल की क्लास में कवर हो गए थे, एक बार बता दीजिए, फिर आगे वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। तो अगर हमें रेंजिंग करनी है, कोई फ्लैट ग्राउंड है, मुझे सारे पॉइंट्स क्लियरली आगे वाले दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे मैम? डायरेक्ट रेंजिंग।
उसको हम बोलते थे डायरेक्ट रेंजिंग। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड जो है वो फ्लैट नहीं है, किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, बीच में हिल आ रही है, जिसकी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग कब की जाती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग तब की जाती है अगर पॉइंट्स हमें क्लियरली विजिबल ना हो। तो हमने पिछली क्लास में जितनी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पर कवर कर सकूँ, मतलब जो आपका रिवीजन हो जाए थोड़ा बहुत कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अब हम रिलेट कर पाएंगे रेंजिंग के आगे वाले प्रोसेस को। तो अभी हमने देख लिया था डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है। अब रेंजिंग करने का तीसरा मेथड हमारा क्या था, क्योंकि तीसरे मेथड की बारी आप लोग थक चुके थे, अब हम तीसरे को स्टार्ट करेंगे। जो तीसरा मेथड है उस मेथड का नाम है रैंडम लाइन मेथड, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड मेथड है हमारा रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड भी हम रेंजिंग के लिए यूज करते हैं, और रेंजिंग का मतलब है इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करना। इस मेथड को कब यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस मेथड को कब यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि आपकी ए और बी एक लाइन है, ए और बी आपकी मेन सर्वे लाइन है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि मैम ये ए है और ये मान लीजिए यहाँ पर बी है। अब मुझे इनके बीच इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करना है। चेन और टेप के न्यूमेरिकल आज की क्लास में कवर होंगे, क्योंकि वो एरर एंड करेक्शन से आते हैं, तो वो टॉपिक अभी तक क्लास में कवर ही नहीं हुआ है। ए और बी के बीच इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करना है, लेकिन ए और बी के बीच में क्या पड़ रहा है, एक डेंस फॉरेस्ट आ रहा है, एक डेंस फॉरेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट नहीं कर पा रही। ये मेरी मेन सर्वे लाइन थी, बीच में एक घना जंगल है, मैं बीच वाले पॉइंट्स कैसे लोकेट करती थी, मैम रेंजिंग रोड को देखते थे, या फिर हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे हमने लाइन रेंजर का नाम पढ़ा था। लेकिन डेंस फॉरेस्ट है, हमें वो पॉइंट्स क्लियरली ही नहीं दिखाई देंगे, तो अब हम क्या करें। अब ध्यान से सुनना इसमें क्या करते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता, बस बोलते हैं रैंडम लाइन मेथड कहाँ यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज होता है, रेंजिंग में यूज होता है। अब क्या किया, क्योंकि ए और बी के बीच में डेंस फॉरेस्ट था, अब नाम से ही आइडिया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, ए स्टेशन से रैंडम एक डायरेक्शन में चलते जाना है, एक डायरेक्शन में चलते जाना है। अब क्या हुआ, आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए हमने उसको बोला रैंडम लाइन मेथड। अब आप इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, आप पहुंच गए यहाँ पर, पहले आप यहाँ पहुंचे, मैं सी डैश पे पहुंच गया। जब आप सी डैश पे पहुंचे, आपको क्या करना है, क्या आपको 90 डिग्री पे ऑफसेट लेना आता है, क्या आपको 90 डिग्री पर ऑफसेट लेना आता है, बताइए। तो 90 डिग्री पर ऑफसेट लेना आता है, ठीक है मैम। जब मैंने सी स्टेशन पर ऑप्टिकल स्क्वायर लिया, सी से मुझे ए तो दिखाई दे रहा है, सी से बी भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं सी पर ऑप्टिकल स्क्वायर लेकर खड़ा हूं, तो मुझे वहां पर जो बी स्टेशन ऑप्टिकल स्क्वायर से 90 डिग्री पे दिखाई देना चाहिए। किससे 90 डिग्री पे दिखाई देना चाहिए, ए से, क्योंकि जब मैं सी पर ऑप्टिकल स्क्वायर को लेकर खड़ी हूं, तो मुझे ए वाली रेंजिंग रोड और जो हमारी बी वाली रेंजिंग रोड है, ये सेम लाइन में दिखनी चाहिए। इसका मतलब है 90 डिग्री पे ऑफसेट सेट हो गया है। पर मैम जब मैं यहाँ पर था, तो यहाँ से बी पर 90 डिग्री का ऑफसेट नहीं आ रहा था, फिर आपने थोड़ा सा और आगे चले, अब आप यहाँ पर पहुंच गए। ध्यान से सुनना, जब मैं सी पर पहुंची, अब मैंने ऑप्टिकल स्क्वायर से ए को भी देखा, ऑप्टिकल स्क्वायर से बी को भी देखा, और अब मुझे ए और बी वाली रेंजिंग रोड इस तरीके से एक सीधी लाइन में दिखाई दे रही है। तो आपको कब तक चलना था, जब तक आपको ए और बी वाली लाइन जो है एक सीधी रेंजिंग रोड में, मतलब एक सीधी लाइन में दिखाई दे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो एंगल आया होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन ही क्या रख दी कि आपको एक रैंडम एक ऐसी डायरेक्शन में चलते जाना है और चेक करते जाना है कि कहाँ जैसे ये 90 डिग्री का ऑफसेट मुझे बी पर गिरता हुआ मिलेगा या बी पर 90 डिग्री का ऑफसेट आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रैंडम लाइन क्यों बोला, क्योंकि रैंडम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑफसेट कितना ले रहे हैं मैम, 90 डिग्री का ले रहे हैं। अच्छा मैम, इस मेथड में
इस मेथड में हमें ए और बी के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन ए और सी तो हम अपने आप चल कर गए हैं, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है। बी से सी दिखाई दे रहा था और बी से सी 90 डिग्री का ऑफसेट लिया है, ये भी हमें क्लियरली एक्सेसिबल है, हाँ है। तो क्या हम बताओ ए बी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस ट्राइंगल? ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, क्या ट्राइंगल ए बी सी से आप ए बी की लेंथ निकाल सकते हो? मुझे ये बता दीजिए, ए बी की लेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। अवनीश अभी मैं क्लियर करवाती हूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगी जो आपका ये वाला डाउट था, तो उसको उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पहले ये बता दीजिए कि मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, यहाँ पर क्या हम हाइपोटेन्यूजल मतलब परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लाइन होगी, क्या उसको मैं हाइपोटेन्यूज बोल सकती हूँ? तो मैं ए बी को कैसे निकालूंगी? मैम यहाँ पर बी सी वाली लाइन तो हमने 90 डिग्री वाली खींची थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, जो बी सी लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर है, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ये वाली लाइन कितनी है हमारी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। तो ए सी स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, बी सी स्क्वायर, यही बनेगा, बताओ, माइनस बी सी स्क्वायर यही बनेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? तो हमारे पास अगर हम हाइपोटेन्यूज देखें तो हमारे पास मैम ये बोलेंगे कि ये हमारे 90 डिग्री की लाइन है, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और BC जो है मैम वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर जो आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? एक मिनट, ये किसी ने AC बंद कर दिया, मैं इसको ऑन करवा देती हूँ। ने AC बंद कर दिया, मैं ये ऑन करवा देती हूँ, 1 मिनट देना। चलो, हाँ, इतनी गर्मी लग जाती है, ऐसे बोलते बोलते दिमाग गर्म हो जाता है। चलो, हाँ, अच्छा, अब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, हाँ सॉरी ये प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा। अच्छा, ये प्लस आएगा, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर था, बेस था और हाइपोटेन्यूज था, फॉर्मूला लगाया, आप यहाँ से निकाल लोगे ए बी का डिस्टेंस। हाँ मैम, आपने ए बी निकाल लिया रैंडम लाइन मेथड के हिसाब से। रैंडम लाइन मेथड में आप रैंडम चले इस डायरेक्शन में। अब क्या करना है मैम, हमने इस मेन सर्वे लाइन में इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना था। अब मैं इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे लोकेट करूंगी? मैं सी से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आती हूँ, क्योंकि सी मुझे पता है, ए मुझे पता है, इस लेंथ पे मैं चल पा रही हूँ। तो सी से मैं D1 डिस्टेंस पीछे गई, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आप यहाँ पर गए, आपको मान लो एक पॉइंट P मिल गया। आपको एक पॉइंट क्या मिल गया मैम? P मिल गया। अब क्या करना है, P से भी मैम 90 डिग्री का ऑफसेट ले सकते हो क्या? P से आपने 90 डिग्री का ऑफसेट लिया, यहाँ से P से आपने 90 डिग्री का ऑफसेट लिया, तो ये मान लीजिए ये आ गया मेरे पास 90 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि ये वाला पॉइंट जो P डैश आया होगा ये कहाँ जैसे आया होगा, क्योंकि ये ही मेरा A और B के बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं मैम? आप ACB और दूसरा ट्राइंगल ले लो AP और P डैश, दोनों में सिमिलर ट्राइंगल लगा दो। तो AP, तो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल लगा दीजिए। सिमिलर ट्राइंगल कौन से ले लिए मैम? ACB, एक ट्राइंगल लिख लिया मैंने ACB, एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले लिया? AP डैश और P। तो दूसरा ट्राइंगल आ गया AP डैश P। इस पूरे ट्राइंगल में हम सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं। उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? अब मैम हमें निकालना क्या था? ये परपेंडिकुलर की कितनी लेंथ होगी,
मतलब यहाँ से मैं कितना 90 डिग्री के एंगल पर आऊँ जो हमारा इसका एक इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। तो ये लेंथ x कैसे निकाल सकते हैं मैम? आसान है, BC की वैल्यू मुझे पता है और मुझे AC की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AC अपॉन BC। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल से आ गया AC अपॉन BC, छोटे वाले ट्राइंगल से आया मैम AP अपॉन PP डैश। तो इसको मैं लिख सकती हूँ AP अपॉन PP डैश। इसमें निकालना क्या चाहते थे आप ये वैल्यू निकालना चाहते थे कि कितना लेंथ का मैं परपेंडिकुलर ऑफसेट बनाऊं कि मुझे यहाँ पर P डैश पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? PP डैश की कितनी वैल्यू है, PP डैश की कितनी वैल्यू है। तो मुझे अगर एक ऐसे जगह पर इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना है जहाँ पर बीच में क्या आ रहा है मैम? कोई डेंस फॉरेस्ट आ रहा है, तो हम इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है रैंडम लाइन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होगा? हमें रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जाना है और तब तक चलते जाना है जब तक दूसरा पॉइंट 90 डिग्री पर ना आ जाए। फिर हम क्या करेंगे मैम? इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस लगाकर, और उसके बाद अपनी मर्जी से जितने डिस्टेंस पर यहाँ आए हम देखेंगे कि मेन सर्वे लाइन में कितने डिस्टेंस पर हमें कितनी लेंथ का ऑफसेट लेना है, और डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी। तो आप अगर इसको एक कागज़ पे बनाओगे, एक स्केल में कन्वर्ट कर लोगे, तो क्या आप लोग स्केल में बनाओगे तो इस पॉइंट के बीच इंटरमीडिएट पॉइंट लगा सकते हो? मुझे बताना, A और B के बीच इंटरमीडिएट स्टेशन लोकेट कर सकते हो क्या? इंटरमीडिएट स्टेशन लोकेट कर सकते हो क्या? बताओ। PP डैश इसलिए निकाला क्योंकि P से कितनी लेंथ का ऑफसेट आपको 90 डिग्री का लेना है, ये जब पता होगा तभी पता चलेगा वो कहाँ पे कट करेगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मुझे ज़रूर रिक्वायर होगी ताकि मैं ये देख सकूं कि ये 90 डिग्री की लाइन इसको कहाँ कट कर रही है। यही P डैश मेरा क्या है? यही P डैश मेरा इंटरमीडिएट पॉइंट है। क्लियर हुआ कि नहीं? इंटरमीडिएट पॉइंट है ये वाला। तो मैंने इसको AB के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर दिया। क्लियर है सभी को या नहीं है? हाँ बोलिए। इससे फाइंड कुछ नहीं है, इससे सिर्फ हम रेंजिंग कर रहे हैं। कल रेंजिंग में हम क्या देख रहे थे मैम? इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर रहे थे। तो अगर हमें इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए हमारी A और B लाइन के बीच में कहीं पर सीधा, तो वो मैं कहाँ पर लूंगी? अब देखो मैम, मैंने आपको बोला कि मैम बीच में एक घना जंगल था, A पर आप हो, B पर मैम आप खड़े हो, लेकिन बीच में जंगल है, हम दोनों मिल नहीं सकते। तो मैम आप रैंडम इस डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर आपने 90 डिग्री का ऑफसेट बनाकर एक ट्राइंगल बना लिया। लेकिन अब क्या करना है? मुझे बताना है मैम जहां पर आप खड़े हो वहां से कितने डिस्टेंस पर मैं आगे जाऊं कि वो मेन सीधी लाइन में ही एक बीच में एक पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे जाओ। तो ये P डैश निकालने के लिए मैंने क्या किया? P से 90 डिग्री का ऑफसेट की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल ली। जहाँ इसने AB को कट किया तो ये डिस्टेंस भी आपको मिल गया। क्लियर है कि नहीं है बताइए? अरे ऑफसेट को आपको क्या करना है? आपको ऑफसेट को क्या करना है? प्रैक्टिकली इस मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होगा। नहीं तो आप एक कागज लो, कागज में उसको बनाओ और बनाने के बाद आप रैंडम A और B के बीच में कितने कितने डिस्टेंस पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स आ सकते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे आप मैप को प्लान में कन्वर्ट करके दिखाते हो। तो PP डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। PP डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, किसके बराबर आएगी? PP डैश इज AP, यहाँ से डिवाइड कर दो, नीचे आ जाएगा AC, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो मैम? BC से कर दो। क्या AP की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको यहाँ पर AC की वैल्यू पता है? मैम अपने आप रैंडम इस डायरेक्शन में चल कर गए थे। और B से लेकर के C का डिस्टेंस भी पता है। जो नहीं पता है वो ये वाला बीच का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया। ज्यादातर साइट में जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने के लिए मेथड यूज किए जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट आएगा। एग्जाम के लिए अब क्या याद रखना है? मैंने पहले ही बोला था उतना पढ़ना है जो पेपर के लिए जरूरी है। तो पेपर में क्या पूछते हैं? अगर कोई दो पॉइंट्स के बीच इंटरमीडिएट पॉइंट लाना है और डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ से लेकर आओगे? रैंडम लाइन मेथड उसके लिए यूज होगा। और रैंडम लाइन मेथड में मैथ्स कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अरे 90 डिग्री B कैसे होगा? C से 90 डिग्री का ऑफसेट लेना है। समझ क्यों नहीं आ रहा है आपको? C से 90 डिग्री का ऑफसेट लेना है ना।
देखो सिंपल सी तो कहानी है, ध्यान से देखो इसको। ये हमारी एक सीधी लाइन है, ये हमारी सीधी लाइन है जो हमारी ए और बी है, ए और बी है, यही है मैम। उसके बाद आपने क्या किया, आप एक रैंडम किसी डायरेक्शन में चल के गए, तो रैंडम किसी डायरेक्शन में चल के गए, यहाँ पर पहुंच गए मैम, आप सी पर पहुंच गए। अब मैंने सी पर ऑप्टिकल स्क्वायर लिया, सी पर मैंने ऑप्टिकल स्क्वायर लिया, सी पर ऑप्टिकल स्क्वायर लिया। सी से मैं क्या देख रही हूँ, ए वाली रेंजिंग रोड और जो बी वाली रेंजिंग रोड है। तो मुझे सी से क्या करना है, 90 डिग्री का एक ऑफसेट बनाना है। यहाँ से 90 डिग्री का ऑफसेट मुझे दिखाना है। तो जब मैं यहाँ पर खड़ी होंगी तो मुझे एक ऑफसेट, एक रेंजिंग रोड ये देखनी है और दूसरी रेंजिंग रोड ये देखनी है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक रेंजिंग रोड ये देखनी है, ये देखनी है। तो यहाँ से जब मैं देखूं, ये दोनों मुझे कैसे दिखनी चाहिए मैम, एक सीधी लाइन में दिखनी चाहिए। तो जब मुझे बी पॉइंट पूरा 90 पे दिखेगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का ऑफसेट बन गया। तो ये 90 डिग्री एंगल हमने ऑफसेट जो लिया वो इस लाइन से लिया कि ये मेरी, अगर मैम इसको एक्सटेंड कर दो तो ये ऐसे जा रही थी, इससे ये लाइन 90 डिग्री पे आएगी। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। इससे सिर्फ एक ही तरीके का सवाल पूछा जाता है कि रैंडम लाइन मेथड को कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होता है। बिल्कुल कर सकते हैं एरियल सर्वे। एरियल सर्वे करने के लिए एक इसका डिसएडवांटेज बस सिर्फ ये है कि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और एरियल सर्वे को आप सिर्फ इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, मैं बता रही हूँ ना, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एरियल सर्वे पे आएंगे ना अभी धीरे धीरे, पहले लैंड सर्वे तो खत्म कर दे हम अपने। अब ध्यान से सुनना, इससे अगला जो हमारा टॉपिक है, इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चेनिंग। रेंजिंग का मतलब था इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना, चेनिंग का मतलब क्या होता है, चेनिंग का मतलब होता है डिस्टेंस मेजर करना। चेन आपने सबने कल देखी कि चेन कैसी होती है। चेनिंग या फिर टेपिंग का मतलब है चेन की हेल्प से या टेप की हेल्प से दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करना। अब मैं यहाँ पर आपको जो समझाने वाली हूँ पॉइंट, पहले वो समझना, उसके बाद आप नोट्स में लिखोगे। तो ध्यान से देखिएगा चेनिंग में, अब आप ध्यान से देखिएगा, मुझे ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था। कल ये आपने पूरा समझा हुआ है, अपने आप ही आंसर कर दोगे मुझे। जब मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैं ए और बी पे किसे इंसर्ट कर दूंगी, वुडन पैग्स को इंसर्ट कर दूंगी। ए पर भी एक पैग लगा दिया और बी पर भी एक पैग लगा दिया। अब ध्यान से सुनते जाना, हर एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद हम किसको प्लेस करते हैं, हर एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद एक एरो लगाते हैं। अब जब भी हम लोग चेनिंग करेंगे, जब भी हम लोग चेनिंग करेंगे तो दो पर्सन वहां पर होंगे। कौन, एक होगा लीडर और दूसरा होगा फॉलोअर। एक होगा लीडर और दूसरा होगा फॉलोअर। जो फॉलोअर होगा वो लीडर के पीछे पीछे चलेगा, जो फॉलोअर होगा वो लीडर के पीछे पीछे चलेगा। अब मैं यहाँ पे जैसे समझाऊंगी, अभी लिखना मत, यहाँ देखते रहना। क्या हुआ, सबसे पहले मैं ए पर हूँ, ए पर हमने क्या रखा मैम, चेन का एक एंड रखा और चेन को बिछा दिया, और चेन का पूरी 30 मीटर लेंथ मैम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो अब क्या है, जो लीडर है उसके हाथ में बहुत सारे एरो हैं। अब सुनना, अब सुनना, मैंने मान लिया यहाँ पर कि आप मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो लीडर हूँ और आप जो है वो फॉलोअर हैं, तो आप मेरे पीछे आएंगे। तो अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत सारे एरो हैं। मेरा काम होगा, मैं इस तरफ खड़ी हूँ चेन को पकड़ के और दूसरी तरफ आपने पकड़ा है, मैं यहाँ पर एक एरो को लगा दूंगी। ठीक है, किसने लगाया एरो, लीडर ने लगाया। अभी फॉलोअर का हाथ है खाली, उसके पास कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ से आगे जाती हूँ, यहाँ पर दूसरी चेन लेंथ कंप्लीट होती है। तो लीडर पहुंच गया इस पोजीशन पे और फॉलोअर पहुंच गया अब इस पोजीशन पे। मेरा काम क्या है, एरो को लगाना, और फॉलोअर का काम है एरो को निकालना। तो मुझे बताओ, जब फॉलोअर सी पर था, मतलब आप जब सी पर थे, आपके पास कितने एरो होंगे। जब आप सी पर हो तो आपके हाथ में इस टाइम कितने एरो होंगे। इस टाइम आप यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ, इस टाइम आपके हाथ में कितने एरो होंगे बता दीजिए जरा। एक होगा मैम,
एक होगा, अगर मैं बोलूं जो चेन है वो हमारी 20 मीटर लेंथ की है, तो मैं ये बोल सकती हूँ 1 एरो का मतलब है आप जिस पोजीशन पे खड़े हो दैट इज इक्वल्स टू 1 चेन लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू 1 चेन लेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैम आप आगे गए, आपने दूसरा एरो यहां लगा दिया। अब आप थोड़ा और आगे गए, आपने तीसरा एरो यहां लगा दिया। अब आप और आगे गए, अब आप बी पे पहुंच गए। अब आप चलते आ रहे हो, आपका काम क्या है, एरो कलेक्ट करते जाना। आप यहां से आए, पहले सी वाला एरो निकाला, फिर आपने यहां से एरो निकाला, फिर आपने यहां से एरो निकाला। तो इस पोजीशन पर आपके पास 3 एरो है। आपने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया है, कितना आंसर बताओगे अगर 20 मीटर की चेन है तो मैम एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। फॉलोअर का काम होता है एरो को निकालना और लीडर का काम होता है एरो को लगाना। तो जितने एरोज फॉलोअर के हाथ में होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उतना डिस्टेंस मेजर कर चुका है। तो इसका मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। इसके आगे कुछ भी हो सकता है कि हमें पूरा चेन लेंथ कंप्लीट ही ना हुआ हो सकता है हमें लिंक्स काउंट करने पड़ जाए, है ना। जरूरी थोड़ा ना हमेशा पूरा 30 या 20 मीटर ही कंप्लीट होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है अगर फॉलोअर के पास 5 एरोज हैं तो उसने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया है, या लीडर के पास 3 एरोज हैं तो उसने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये बताओ कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। इस तरीके का जो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, यस और नो, बताइए। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए। मैंने इसको वैसे ज़्यादा डिटेल में लिखा है, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले चेनिंग क्या है। चेनिंग हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो लीनियर मेजरमेंट इज डन विद चेन एंड इट इज टर्म्ड एज चेनिंग। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा मैम, इफ डिस्टेंस टू बी मेजर्ड ऑन द ग्राउंड इज लॉन्गर देन 1 चेन लेंथ, जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो 1 चेन लेंथ से ज्यादा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में बहुत सारे एरोज को लगाना पड़ेगा। कितने लोग चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक फॉलोअर चाहिए। अच्छा, लीडर क्या करेगा मैम, move forward along the survey line and goes on inserting the arrows। लीडर एरोज को इंसर्ट करता हुआ जा रहा है और फॉलोअर उसको कलेक्ट करता हुआ जा रहा है। एट द एंड ऑफ मेजरमेंट जो नंबर ऑफ एरोज कलेक्टेड बाय द फॉलोअर, लास्ट में फॉलोअर ने जितने एरोज कलेक्ट कर लिए मतलब उसने उतनी चेन लेंथ को मेजर कर लिया है। क्या ये वही लिखा है जो अभी मैंने समझाया, या उससे कुछ अलग कोई लाइन है जो आपको नहीं समझ आ रही तो बता दो। तो टोटल सर्वे लाइन की लेंथ कितनी हो गई, नंबर ऑफ फुल चेन लेंथ और जितने उसमें लिंक्स थे। लिंक्स तो हमारे पास, जैसे अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल बोल रही थी ना कि हो सकता है 60 मीटर के बाद मुझे 50 लिंक काउंट करने पड़ गए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जितनी चेन लेंथ थी प्लस 50 लिंक। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताओ। अब ये पूरी कहानी जो थी इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाना था, है ना। अब चलो आगे चलते हैं। आप अपने नोट्स में इसको बना सकते हो जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था, और लीडर और फॉलोअर के साथ लिख सकते हो। लीडर जो होगा एरोज को इंसर्ट करेगा, फॉलोअर जो होगा वो एरोज को कलेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा चेनिंग करने का पहला तरीका। लेकिन ये चेनिंग कहाँ पर है, ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड। स्मूथ लेवल ग्राउंड का मतलब है कि मैम आसानी से चेन को बिछा कर हम 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ग्राउंड पर। स्मूथ है, लेवल ग्राउंड है, तो ये हम तभी कर पाएंगे प्रोसीजर मैम जो आपने अभी यहाँ बताया। अगर स्मूथ लेवल ग्राउंड ना हो, अब इसको समझना, ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, अगर स्लोपिंग ग्राउंड है मतलब ढालू जमीन है तो वहां पर तो ऐसी चेनिंग नहीं कर पाओगे। अब ढालू जमीन है तो उसमें मैं समझाती हूँ कि क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि काम कैसे होता है, फिर मैं इस डेफिनेशन पर आती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो, अगर इस तरीके का कोई हिल है, इस तरीके का हिल है, अब मुझे क्या करना होगा, स्मूथ सरफेस होगा नहीं, सभी जगह तो होगा नहीं। सौरभ आनंद बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब ऐसा है कि एक पॉइंट ए जो था यहाँ पर है और जो बी पॉइंट है, इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि पूरी हिल का मैं ओवरव्यू बता सकूं। ए पॉइंट यहाँ पर है
और बी पॉइंट यहाँ पर है। क्या इन दोनों के बीच मुझे किससे डिस्टेंस मेजर करना है मैम? चेन से डिस्टेंस मेजर करना है। अब सीधी चेन तो बिछेगी नहीं क्योंकि ये तो हिल है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो प्रोसीजर सुनना, प्रोसीजर सिर्फ आपकी समझ के लिए है। आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके का ग्राउंड होता है, जो हम अभी मेथड पढ़ रहे हैं उसको स्टेपिंग मेथड बोलते हैं। महिंद्रा ने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। अच्छा देखिए, सर्वे के कितने क्वेश्चंस होंगे? आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है क्या? सबसे पहले सौरभ यादव, मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था कि एसएससी जेईई और बाकी एग्जाम्स में कितना कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर भी कौन दो लोग होंगे मैम? एक होगा लीडर और दूसरा होगा फॉलोअर। यहाँ भी लीडर होगा, यहाँ भी फॉलोअर होगा। तो ए पॉइंट पर कौन होगा मैम? पीछे होगा फॉलोअर और आगे चल रहा होगा लीडर। अब इमेजिन करना है, जैसे कल से एज्यूम कर रहे थे, क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो यहाँ पर फॉलोअर है, मैंने चेन को पकड़ा हुआ है और लीडर आगे आगे चला गया। लीडर मैं हूं, आप फॉलोअर हैं। आपने चेन को देखो, अब ध्यान से देखना, ये जब चेन हवा में है, अभी मैंने इस तरीके से चेन को पकड़ा, अब मैं कितना अपना हाथ को बिल्कुल सीधा रख के चेन को पकड़ सकती हूँ? तो मैंने यहाँ पर फॉलोअर था, ये फॉलोअर है बेचारा, इसका हाथ ऐसे ऊपर की तरफ है चेन को पकड़ा हुआ, ठीक है। अब वो जितने लेंथ तक इसको सीधा पकड़ पाएगा तब तक उसने पकड़ा। अब उसके बाद वो क्या करेगा मैम? प्लम बॉब दिखाया था आपको, प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड करेगा और ग्राउंड का एक पॉइंट मार्क कर देगा। ग्राउंड का उसने एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब क्या हुआ? फॉलोअर इस ग्राउंड वाले पॉइंट पे आएगा। उस फॉलोअर का काम है वो आराम से बैठा है, फॉलोअर का काम है वो जमीन पे आराम से बैठा है चेन को ऐसे पकड़ के, लेकिन लीडर का काम है उसको ऐसे करके चेन को पकड़ना है। तो देखो इमेजिन कर पा रहे हो, फॉलोअर बैठा है और चेन को सामने की तरफ कौन पकड़ रहा है? लीडर पकड़ रहा है। तो लीडर ने फिर से पकड़ा और उसने प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक और पॉइंट मार्क कर दिया, इसको जी बोल दिया। अब धीरे धीरे यही सेम प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा। मैम इसमें हाथ में किसके दर्द लग रही है? फॉलोअर के, उसको चेन को ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, लीडर तो जमीन पे बैठकर उसको पकड़ रहा है। तो हम लोग सेम प्रोसीजर से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट तक ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमने L1, L2, L3, L4, L5 और L6 ये सारे डिस्टेंस मेजर कर लिए। इन सबको ऐड कर दो, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो आप इस मेथड में हेडिंग क्या लिख सकते हो? पहली थी ऑन फ्लैट ग्राउंड, ये दूसरा मेथड है ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, ये दूसरा मेथड है ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, ये दूसरा मेथड है ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड आपको कुछ इस तरीके से जो देखने के लिए मिला। इस मेथड का नाम क्या होता है? जैसे आपने अभी बताया था स्टेपिंग मेथड, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को डायग्राम के साथ लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं स्टेपिंग मेथड। स्टेप्स में चल रहे हैं ना, पहले एक स्टेप दूसरा स्टेप, जैसे आप सीढ़ियों में चढ़ते या उतरते हो बिल्कुल वैसा ही मेथड है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेपिंग मेथड। और दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि इसमें हम चेन को क्या कर रहे हैं मैम? चेन को उतनी लेंथ तक पकड़ रहे हैं जितनी लेंथ तक हमारा हाथ इसको बिल्कुल सीधा पकड़ पा रहा है। तो इसको चेन को हमने ब्रेक किया है, कुछ लेंथ होगी यहाँ अलग हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग टेप। इसी मेथड को और क्या नाम बोलते हैं? ब्रेकिंग टेप। इसी मेथड का एक और नाम होता है ब्रेकिंग टेप। तो ये दोनों ही हमारे स्लोपिंग ग्राउंड पर क्या करने के मेथड है मैम? चेनिंग करने के मेथड है। एक स्टेपिंग भी इसी को बोलते हैं और इसी को ही ब्रेकिंग टेप भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बोला कि ये अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड आना होता, डाउनवर्ड से अपवर्ड आना होता तो भी सेम काम था, आगे आगे लीडर चलेगा, पीछे पीछे फॉलोअर चलेगा। लेकिन अब केस उल्टा हो गया मैम। अब ये केस हुआ, अब ये वाला डिस्टेंस तो आसानी से मेजर हो गया। अब देखो फॉलोअर है पीछे, लीडर यहाँ पर बैठा है। इस केस में देखना, अब फॉलोअर को चेन को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर फॉलोअर है ना, उसको चेन को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, चेन को ऐसे पकड़ना पड़ेगा और फिर सीधा पकड़कर लीडर ग्राउंड पे पॉइंट मार्क करेगा। अब फिर क्या हुआ मैम? फॉलोअर यहाँ पहुंचा,
फॉलोअर ने हवा में चेन को कितनी लेंथ तक पकड़ा है मैम, यहाँ तक पकड़ा है, वहां से बिल्कुल सीधे में ग्राउंड पे पॉइंट कौन मार्क करेगा, लीडर। तो जैसे हम वहां से आए थे यहाँ से ऊपर जाएंगे, लीडर आगे चलेगा, फॉलोअर पीछे चलेगा, सारे डिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ से कोई ज़्यादा सवाल नहीं आते, ना स्टेट में आते हैं ना फिर आपके एसएससी जेईई में आए हैं। इससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि स्लोपिंग ग्राउंड पर जो इस मेथड से आप चेनिंग करते हो उस मेथड को क्या बोलते हैं। एक नाम आ गया स्टेपिंग मेथड और दूसरा मेथड है ब्रेकिंग टेप। ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया। इसी के साथ साथ जहां आप ये डायग्राम बनाओगे, जहां आपने डायग्राम बनाया होगा, ये पॉइंट उसके साथ ऐड कर लीजिए कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू केप्ट चेन हॉरिजॉन्टल एंड एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज लार्ज, दिस मेथड इज एडॉप्टेड। एलिवेशन मतलब हाइट, 2 पॉइंट्स के बीच का हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम स्टेपिंग मेथड को लगाते हैं। सैगिंग आ जाएगी ना, एरर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जितना भी सर्वे कर रहे हैं ना अभी तक, पूरा सर्वे में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने सारी चीज़ें करेक्ट निकाली, हमेशा एरर आएगा और इसमें भी आएगा। इसमें तो सैगिंग क्या, ह्यूमन एरर इतना सारा आ सकता है, इसमें ह्यूमन एरर जो आप सैगिंग बोल रहे हो बिल्कुल आ सकता है। हम जितना सर्वे कर रहे हैं ये मानकर चलो आधे से ज़्यादा गलतियाँ होती है। इसीलिए जो हम चैप्टर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एरर, वहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलेगी कि कोई भी वैल्यू ट्रू है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो बता दीजिए। तो ये हो गया ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। इसके आगे बात करते हैं चेनिंग बाय स्टेपिंग, मैंने आपको बता दिया। ऑन यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड, साथ साथ में नोट डाउन कर लेना। यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब है कि मैम पिछले में तो स्लोप बहुत ज़्यादा थी और 2 पॉइंट के बीच का जो एलिवेशन था वो भी बहुत ज़्यादा था। एलिवेशन मतलब हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो तीसरा पॉइंट जो साथ में नोट्स बना रहे हैं ऑन यूनिफॉर्म स्लोपिंग ग्राउंड, क्या हुआ, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये थीटा आ गया स्लोप। क्या हम माइनर स्लोप को मेज़र कर सकते हैं क्लिनोमीटर से? यस मैम, क्लिनोमीटर से हम इस थीटा को मेज़र कर सकते हैं या फिर हम एब्ने लेवल से इस थीटा को मेज़र कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है मैम, मुझे चेनिंग करनी है। अब जब भी आप मैप या प्लान बनाते हो मैम, कभी भी हम स्लोपिंग डिस्टेंस नहीं दिखाते उसके ऊपर, हम ग्राउंड का डिस्टेंस दिखाते हैं। तो मुझे जब भी हम मैप या प्लान बनाएंगे ये वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही दिखाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो ए बी और सी बोल दिया, ए सी के अलोंग। अब भाई ऐसी स्लोप है, ऐसा तो है नहीं एक पहाड़ सामने दिख रहा है, पहाड़ को काटा बीच से और आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया, नहीं। आप उस पहाड़ की जो स्लोप है अगर उसको मेजर कर पा रहे हो, जिसको हमने थीटा बोला, तो आप वहां से ए बी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ, निकाल सकते हो कि नहीं? अगर मैं इसको बोल दूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए बी है, ये ए सी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ये हमारा जो ए बी, इसको ए बी बोला है ना मैंने, तो ये वाला कंपोनेंट, अगर ये लाइन की लेंथ एल है, एल हम मेजर कर रहे हैं, क्या ये एल कॉस थीटा हो जाएगा? क्या ये एल कॉस थीटा हो जाएगा? ये बता दो मैम। ये लाइन की लेंथ एल है तो ये हमारा एल कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैम अगर आप लेंथ एल निकाल लेते हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। तो मतलब आप थीटा निकाल लो। एल तो हमने मैम डिस्टेंस मेजर कर लिया है अलोंग द स्लोप, एल इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द स्लोप, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द स्लोप। और थीटा क्या है मैम, स्लोप एंगल है। थीटा क्या है, स्लोप एंगल है। किससे मेजर कर रहे हैं मैम, ये क्लिनोमीटर से मेजर कर रहे हैं या एब्ने लेवल से मेजर कर रहे हैं, तो ये मिल जा रहा है। तो चेनिंग करने के लिए एक तो फ्लैट ग्राउंड था, उसमें कुछ नहीं करना, चेन को रखना है और एरोज को कलेक्ट करके डिस्टेंस मेजर करना है। अगर 2 पॉइंट्स के बीच हाइट का डिफरेंस ज़्यादा है तो स्लोपिंग मेथड, स्टेपिंग मेथड, मतलब स्लोप ज़्यादा है तो स्टेपिंग मेथड का यूज़ करेंगे, उसको ब्रेकिंग टेप भी बोलेंगे। तीसरा मैम आपने बताया अगर स्लोप बहुत कम है तो यूनिफॉर्म स्लोप में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चौथा मेथड है हाइपोटेन्यूजल अलायंस मेथड। तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस मेथड जो है हमारा, ये 4th मेथड है। ये पूरा डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको अभी।
फिर हम इस लाइन पे आएंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, अभी हेडिंग डाल लीजिए अपने नोट्स में, हाइपोटेन्यूजल अलायंस मेथड, जिसको कर्ण बढ़ती विधि भी कहा जाता है। ये मेथड क्या है मैम? चेनिंग करने का मेथड है। चेनिंग करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, जब मैं समझाऊंगी तो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि हम पहले इसको समझ लेते हैं कि हाइपोटेन्यूजल मेथड जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। ये मेथड तब यूज होगा अगर कोई स्लोपिंग ग्राउंड है। इतनी बात तो समझ आ जाती है कि ये मेथड हम तब यूज करेंगे अगर हमारा कोई स्लोपिंग ग्राउंड है। मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। अब मुझे आंसर करते जाना। मैंने बोला ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 चेन लेंथ है। मैंने मान लिया ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 चेन लेंथ है। अब मैंने आपको बोला कि ये ए बी है और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं। अच्छा, आप एक काम करो, आप कंपास लो और बी से एक आर्क ड्रॉ कर दो। एक आर्क ड्रॉ करोगे तो वो आर्क कुछ ऐसी जाएगी जैसी मैंने ये बनाई, बताना। जो आर्क ड्रॉ करने को बोला कुछ इस तरीके से जाएगी। इस आर्क का मतलब है मैम कि ये वाली लेंथ भी हमारी क्या होनी चाहिए? 1 चेन लेंथ होनी चाहिए। ये इतना सा बात समझ आई कि नहीं? पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो। मान लो एक स्लोप है, मान लो एक स्लोप है और उस स्लोप का एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा मैम, आपने बोला ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 1 चेन है, चाहे 20 मीटर ले ली चाहे 30 मीटर ले ली। ठीक है, अब आपने जब आर्क ड्रॉ करी तो 1 चेन तो यहीं आई, है ना। बट मैम प्रैक्टिकली अगर हम इस स्लोप का, प्रैक्टिकली अगर मैम आप इस स्लोप के अलोंग लेंथ मेजर करोगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये वाली 1 चेन लेंथ आप इतनी बता रहे होंगे, 1 चेन लेंथ इस ट्राइंगल के हिसाब से। तो आप जब, क्योंकि हमें थोड़ी ना इनिशियली पता है कि ये कितनी है, तो मैम हम तो ये वाली कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जो लेंथ है हमें दिख रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो हम बता रहे हैं। एक चेन लेंथ को जब हम स्लोप पे रख देते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर मैम डिस्टेंस बच रहा है। अगर मैं इस 1 चेन लेंथ में मतलब इसमें ये ऐड कर दूं तब जाके वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं? मैम ये एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ है, ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ अगर मुझे पता चल जाए कि ये कितनी है, ये एक्स्ट्रा चीज़ अगर मुझे पता चल जाए मैम कितनी है, तो मैं आसानी से आइडिया लगा सकता हूँ कि हम स्लोप के अलोंग जो डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में कितना अलग मेज़र कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि मैम ऑब्वियस ही बात है, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहे हो हमें तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है उसकी लेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें भी यही चीज़ है, इसमें भी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ जो होती है मैम वो तो मैक्सिमम होती है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो मैक्सिमम होती है। तो अब मैंने क्या बोला, जब मैं स्लोप के अलोंग एक चेन को ऐसे रख देती हूँ और ऐसे रखने पर और हॉरिजॉन्टल रखने पर मैम दोनों में कुछ गैप आ रहा था। तो जब आप स्लोप के अलोंग चेन को रखोगे, हर एक चेन के बाद जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिखेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलायंस। क्यों ज़रूरत पड़ी मैं समझाऊंगी आपको। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? HA से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलायंस। अब देखो कितना आसान काम है, मुझे क्या करना है साइड पर, मुझे चेनिंग करनी है। मैंने आपको बोला कि स्लोप के अलोंग तो हम प्लान में तो डिस्टेंस दिखा ही नहीं सकते, हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होता है। हमने अपने काम को आसान बना दिया। हमने क्या किया, हम एक चेन लेंथ के बाद एरो प्लेस कर रहे थे। अब हमने क्या किया, जब हम स्लोप के अलोंग चेन को रख रहे हैं, स्लोप के अलोंग चेन को रख रहे हैं, हम एरो यहाँ नहीं लगा रहे, हम एरो को कुछ डिस्टेंस आगे लगा रहे हैं। अब अगर मैंने एरो को यहाँ लगाया इसका मतलब यही सेम डिस्टेंस हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ के अलोंग होगा कि नहीं? एक काम करो, आप स्लोप के अलोंग जाइए, स्लोप के अलोंग एक बार चेन कर रखो और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस छोड़कर आगे एरो लगाओ। तो जितना डिस्टेंस छोड़कर आपने एरो आगे लगाया होगा मैम वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सीधा हमारा ये 1 चेन लेंथ आ जाएगी। ये 1 चेन लेंथ के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम स्लोप के अलोंग इसे प्लेस करेंगे,
जब भी हम स्लोप के अलोंग, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, कल तो जा रहा था, चलो अच्छा, तो मैंने क्या बोला, जब भी हम एक स्लोप के अलोंग चेन को प्लेस करते हैं तो कुछ डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा आगे जाकर अपने एरो को प्लेस करते हैं। कितना डिस्टेंस आगे जाकर एरो को प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलायंस। ये क्लियर हुआ या नहीं, बताइए मैम। क्यों? क्योंकि मैम जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ना एक आर्क, तो ये 1 चेन लेंथ है, लेकिन स्लोप नहीं बता रही है हमें 1 चेन लेंथ, ये तो हमें गलत वैल्यू बता रही है। कितनी वैल्यू अलग बता रही है, उस अलग को हाइपोटेन्यूजल अलायंस बोलते हैं। ये डायग्राम से क्लियर हो गया, फिर बाद में बोलोगे, क्योंकि मैं अब इसके आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया हाइपोटेन्यूजल अलायंस क्या होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी। यहाँ से इतनी बार आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चंस आए हैं और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, जो मैं आपको अभी थोड़े बहुत यहाँ डेराइव करके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने ले लिया इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर बी, और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं बी डैश, इसको नाम दे देते हैं पी। अब मेरा काम है इस हाइपोटेन्यूजल अलायंस को निकालना, मतलब मेरा काम है ये फाइंड आउट करना कि ये पी बी डैश की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखते जाना, अब यहाँ पर ध्यान रखना, फिर नोट डाउन करना उसके बाद। मैम आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। एक काम करते हैं, कॉस थीटा अगर हम लिखते हैं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मैम, 1 चेन लेंथ, बेस कितना है 1 चेन लेंथ। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, इसको लिख देते हैं ए बी डैश, ये किसके बराबर है, ए बी डैश के बराबर, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बी डैश इज इक्वल टू 1 चेन लेंथ, ए बी डैश इज इक्वल टू 1 चेन लेंथ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अभी समझ आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, अब मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है। मैं ये मानकर चल रही हूँ बेसिक मैथ्स आपको आता है, जिसको नहीं आता उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट का रिजल्ट याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेशन बता रही हूँ, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है एसएससी जेईई में। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है मैम, सीकेंट थीटा के बराबर होता है। तो ए बी डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ। बताइए, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? 1 अपॉन कॉस थीटा को सीकेंट थीटा लिख दिया और 1 चेन लेंथ लिख दिया, ठीक है मैम। अब आप यहाँ पर अब एक काम कीजिए मैम, ये पी बी डैश, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है मैम, इसको पी बी डैश निकालना है। ये वाला लेंथ किसके बराबर होगा मैम, ये होगा पूरी लेंथ में से ए बी लेंथ में से, ए बी डैश में से माइनस कर दो ए पी को, ए बी डैश में से ए पी को माइनस कर दो तो हमें पी बी डैश मिल जाएगा। अच्छा, ए बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश की जगह लिख सकते हैं 1 चेन लेंथ इंटू सीकेंट थीटा, 1 चेन लेंथ इंटू सीकेंट थीटा माइनस, क्या मैं ए पी को 1 चेन लेंथ लिख सकती हूँ? ये जो मेरा ए पी है यही तो ए बी है, ए पी ही तो 1 चेन लेंथ है, माइनस 1 चेन लेंथ। लो आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको क्या लिखना है, पी बी डैश इज हाइपोटेन्यूजल अलायंस किसके बराबर है मैम, 1 चेन लेंथ, 1 चेन लेंथ इंटू सीकेंट थीटा माइनस 1, 1 चेन लेंथ इंटू सीकेंट थीटा माइनस 1। कोई डाउट किसी को? 1 चेन लेंथ इंटू सीकेंट थीटा माइनस 1। अब 1 चेन लेंथ अगर 30 मीटर हुई तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ मैम, हाइपोटेन्यूजल अलायंस। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मैम ये हाइपोटेन्यूजल अलायंस इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जितना भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, एल इज द डिस्टेंस मेजर्ड, एल इज द डिस्टेंस मेजर्ड, ठीक है। ये आ गया पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और एल से रिप्लेस कर दिया 1 चेन लेंथ को। अब मेरे से एसएससी जेईई में क्या पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसके लिए उसने क्या बोला होता है। अब मुझे बताना 20 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, 20 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं।
100 लिंक होते हैं ना, क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकती हूँ? ये सारे जो ग्रीन से लिख रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 लिंक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा माइनस 1। मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 लिंक्स इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1। लव कुमार बिल्कुल सही बता रहे हो, सीकेंड थीटा माइनस 1। पीबी डैश वन चेन को रिप्लेस कैसे किया? क्योंकि ये वाली ए बी भी वन चेन थी, ए पी भी वन चेन है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है ना। अभी तो हमने यहाँ पर आर्क बनाई थी, तो 100 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैम इसमें हम थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं। अब इसमें मैथ्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं काम करो आप सीकेंड थीटा को ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, इसका एक्सपेंशन लिख दो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 थीटा रेज टू पावर 4 बाय 24 प्लस ये सब होता है। ये नो नीड टू रिमेंबर, इसको कुछ भी याद नहीं करना है, जो ग्रीन से लिखा है वही याद होना चाहिए आपको। अच्छा, अब जब मैं इस थीटा की जगह इसको पुट कर देती हूँ, इस थीटा की जगह ऊपर पुट कर दूँ, अब देखो अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा की वैल्यू 0.2 है, तो अगर मैं 0.2 का 4 गुना भी ले लूं वो भी छोटी ही टर्म होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि थीटा इज स्मॉल, तो हम इग्नोर कर देते हैं हायर वैल्यूज, इग्नोर कर देते हैं हायर वैल्यूज। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी वैल्यू को देखो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, क्या आया, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस इज इक्वल्स टू, इसको मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, लास्ट में बता दूंगी क्या क्या नोट करना है, ठीक है। नोट आप सारा कुछ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट यही है। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस इज 100 लिंक और 1 सीकेंड थीटा माइनस 1 है ना, तो सीकेंड थीटा की जगह क्या लिख दो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। मैम 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। 100 इसलिए आया, यहाँ पर मैंने लिखा है ये 100 लिंक क्या है, अगर लेंथ जो मेजर की है वो 20 मीटर की चेन है, अगर 20 मीटर की चेन यूज की है तो उसमें कितने लिंक्स होंगे, 100 लिंक्स। तो पेपर में 100 लिंक लिखा होता है, तो मैंने बता दिया कि 100 लिंक आपको इस तरीके से देना है ना। तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का फॉर्मूला क्या बन गया मैम, 100 लिंक इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स, क्या 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स ऐसे लिख सकते हैं, बताइए जरा। ये 100 क्यों आ रहा है मैम, ये 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपसे जो पेपर में पूछा गया है वो 20 मीटर चेन के लिए पूछा जाता है, ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस में 20 मीटर चेन में 100 लिंक होते हैं, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पर 100 पुट कर दिया। तो ये वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स, ठीक है। अभी बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरूरी नहीं है कि ये 50 रहेगा, आपको पता है 100 लिंक कब लेने हैं मैम, जब 20 मीटर है। अगर 30 होता तो 100 की जगह क्या आता मैम, 150 लिंक। 30 मीटर की चेन में क्या है, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक। अब गणेश जो आप बोल रहे हो थीटा कब आता है स्मॉल, ये थीटा स्मॉल ही है, जो हम स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हम उस स्लोप को, एंगल को, थीटा को छोटा ही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता तो मुझे यहाँ पर थियोडोलाइट की ज़रूरत पड़ती एंगल को मेज़र करने के लिए कि वर्टिकल एंगल कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये थीटा हमारा स्मॉल ही होता है, तभी हम चेन और टेप सर्वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आदित्य अगर 30 मीटर के लिए पूछा है तो आप इसको 150 लिंक लिखोगे, 150 लिंक सीकेंड थीटा माइनस 1। 20 के लिए पूछा गया है तो 100 लिंक सीकेंड थीटा माइनस 1। 20 मीटर चेन के लिए लिखा गया तो 20 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो जिसने पूछा है अभी, तो अगर हमसे हाइपोटेन्यूजल अलाउंस पूछा तो मैं क्या लिखूंगी, सीकेंड थीटा माइनस 1 इंटू एल। अब अगर एल जो है वो 20 मीटर की चेन है, 20 मीटर की चेन है, तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस कितना आ जाएगा, 20 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1। और 20 मीटर की चेन में मैम कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं, तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस क्या आ जाएगा, 100 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 लिंक आ जाएगा। ये किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। अच्छा मैम अगर 30 मीटर की चेन होगी, 30 मीटर की चेन होगी तो हाइपोटेन्यूजल अलाउंस क्या आएगा,
30 इंटू सीकेंड थीटा माइनस 1 आएगा, और उसमें आप इसको 150 सीकेंड थीटा माइनस 1 करोगे। सॉल्व कर लोगे? अब बताओ, जिस भी चेन के लिए पूछा गया है, पर आपसे अभी तक सिर्फ 20 मीटर के लिए ही पूछा गया है एसएससी जेई में। ठीक है, सब आ जाएगा यार, इससे इसी से ही सब आ जाएगा, बता तो दिया आपको। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, आपने शायद अगर हाईवे इंजीनियरिंग, अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कॉलेज में तो पढ़ा ही होगा, अभी तक अगर यहाँ नहीं पढ़ा तो कॉलेज में तो पढ़ा होगा। आपसे स्लोप, जब हम स्लोप को लिखते हैं तो स्लोप को 1 इन n की टर्म में लिखते हैं, ये पता है आपको। स्लोप को 1 इन n की टर्म में लिखते हैं, ये पता है। 1 इन n का मतलब क्या होता है मैम? 1 इन n का मतलब होता है 1 यूनिट वर्टिकल डिस्टेंस है, n यूनिट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सबने सुना हुआ है स्लोप को ऐसे लिखते हैं। तो जब स्लोप लिखिए मैम 1 इन 30, 1 इन 30, तो इसका मतलब समझा दो क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 30 यूनिट हॉरिजॉन्टल जाती हूँ, मतलब मैं 30 यूनिट यहाँ से आगे जाऊंगी, तो ग्राउंड में 1 मीटर का राइज होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जब 30 मीटर पूरे हुए तो ग्राउंड में 1 मीटर का राइज हुआ। ये जो स्लोप बनी ना, ये जो स्लोप बनी इसको बोलते हैं 1 इन 30। ये जो स्लोप बनी इसको बोलते हैं 1 इन 30। क्लियर हो गया 1 इन 30 का मतलब क्या होता है? 1 इन 30 का मतलब क्या होता है? हाँ मैम, समझ में आ गया। तो अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैम हमने हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का एक फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था? थीटा स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेजर्ड लेंथ होगी, जो भी मेजर्ड लेंथ होगी। अभी देखा था हमने यहाँ पर, कहाँ देखा था? पिछली स्लाइड पे देखो, देखा था ना फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस इज 100 लिंक इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2। 100 लिंक की जगह क्या लिख सकते हैं? जो भी लेंथ आपने मेजर की होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया, थीटा इज इक्वल टू लिख दिया 1/n। थीटा को लिख दो 1/n, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? 1/2 और n की जगह n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ क्या हो सकती है मैम? मेजर्ड लेंथ 20 मीटर हो सकती है, 30 मीटर हो सकती है, 100 लिंक्स हो सकते हैं, 150 लिंक हो सकते हैं। तो 1/2n स्क्वायर इंटू मेजर्ड लेंथ। तो ये भी हमारा क्या बन गया? एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आ गया ये, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया लिंक्स की फॉर्म में, तीसरा फॉर्मूला आया थीटा स्क्वायर बाय 2 इंटू मेजर्ड लेंथ। सारे एसएससी जेई में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो एक एक करके सबका आंसर कर दोगे। फोर्थ क्या है? हाइपोटेन्यूजल अलाउंस 1/2n स्क्वायर इंटू मेजर्ड लेंथ। एक बार सारे फॉर्मूला को देखो और मुझसे पूछो कि अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो। एक बार सारे फॉर्मूलाज को देखो और मुझसे पूछो कि अगर कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो। इसको यहाँ लिखती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ, 1 इन n स्लोप। ये 30 क्या है? ये एग्जाम्पल है, नहीं तो आप बाद में डाउट में पूछते हो मैम 30 कहाँ से आया। ठीक है, एक बार सारे देखो और मुझे बताओ अगर कुछ समझ में नहीं आया। अब ये जितने भी फॉर्मूलाज थे उसमें थीटा जो था वो रेडियन में था। इन फॉर्मूलाज में जो थीटा था वो रेडियन में था। अगर थीटा डिग्री में होगा, अगर थीटा डिग्री में होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इतना बड़ा भी सॉल्व नहीं कर सकती, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला था ना, ये क्या बन जाएगा? अब ये एक बार और जो बोला है संदीप आपने, इस बात पे बोलूंगी, एक बार और क्या समझाना है, एक बार और क्या समझाना है ये बता दो। 1.5 थीटा स्क्वायर अपॉन 100, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस 1.5 थीटा स्क्वायर बाय 100। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? व्हेन थीटा इज इन डिग्री। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? इफ थीटा इज इन डिग्री। अगर जो एंगल दिया है वो हमारा किस में दे रखा है? डिग्री में दे रखा है। फोर्थ वाले को समझाना है, थीटा है ना जो, देखो थीटा का मतलब क्या है मैम? अब ध्यान से देखना, इसको इरेज कर रही हूँ, फोर्थ वाला पॉइंट समझा रही हूँ। ये देखो, ये एक स्लोप दिखा दी मैंने, ये स्लोप कितनी थी मैम? थीटा थी। इसी स्लोप को आप कैसे बता सकते हो? स्लोप को बताने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो आप ऐसे बताते हो कि टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप बता रहे हो। स्लोप को बताने का तरीका होता है 1 इन n।
तो 1 इन n का मतलब होता है 1 जो होगा वो इसमें वर्टिकल डिस्टेंस होगा, n जो होगा वो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं n यूनिट हॉरिजॉन्टल चलूं, ग्राउंड पर सीधा n यूनिट जाऊं, तो ग्राउंड पर 1 यूनिट का राइज हुआ, तो ये जो स्लोप है ये 1 इन n है। तो मैम ये जो स्लोप आप थीटा बता रहे हो ना, इसी को आप 1 अपॉन n से लिख सकते हो। तो ये जो थीटा है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन n, क्योंकि ये थीटा स्क्वायर था, ये आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2n स्क्वायर इंटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, संदीप आपको क्लियर है और यासीन आपको क्लियर है। थीटा ये था, इसकी स्लोप को क्या लिखा, 1 अपॉन n, थीटा स्क्वायर था 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया इंटू मेजर्ड लेंथ आ गया। अब क्लियर है, बताइए। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, हाइपोटेन्यूजल अलाउंस 1.5 थीटा स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये हमने मेजर्ड लेंथ इसमें आए 1.5 आया ना, मैं चेक कर लेती हूँ। बाकी और किसी में कोई डाउट है, और किसी में डाउट है तो बता दो, और किसी में डाउट है तो बता दो एक बार। क्योंकि ना इसका अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेशन आपको बहुत कम लोग करवाएंगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आप पेपर में देखेंगे तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा स्लोप करेक्शन, डायरेक्ट बता दीजिए, तो वो चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको बोलूँ, ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे 1.5 थीटा स्क्वायर बाय 100, ये आया कहाँ से है, ये जो हमने फॉर्मूला भी लगाया था यहाँ पर पीछे, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 थीटा रेज टू पावर बाय 24, ये जो फॉर्मूला लगाया था मैंने, इस थीटा को कन्वर्ट कर दिया रेडियन से डिग्री में। किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैम, 180 अपॉन पाई से। उसके बाद हमने सॉल्व किया 100 लिंक के लिए, 100 लिंक सीकेंड थीटा -1, तो ये जो रिलेशन है ये मेरा 20 मीटर चेन के लिए आया है। जो 20 मीटर चेन के लिए सॉल्व किया था ना आपने 100 लिंक के लिए, तो ये उसके लिए आया है। ठीक है, बाकी बताऊं मैं आपको बताती हूँ कि और चीजें क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर मैं इसी को सॉल्व करने बैठूं और इस थीटा की जगह 180 अपॉन पाई पुट करूं, तो 30 मीटर के लिए कुछ और आएगा, 40 के लिए कुछ और आएगा, 5 के लिए कुछ और, 10 के लिए कुछ और, तो इतनी चीजें पेपर में पूछी ही नहीं जाती है। और पिछले आप 20 सालों के क्वेश्चंस उठा लो, 20 साल बहुत होते हैं, 20 साल में जितने मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखे इसके बाहर से कुछ भी नहीं आया है। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का पिछले 20 साल में इससे ज्यादा से कुछ भी नहीं आया। 100 कहाँ से आया, 20 मीटर चेन में गौतम नीलू बताओ कितने लिंक्स होते हैं, 20 मीटर चेन में टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं वो बता दीजिए। सौरभ आनंद, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये 100 लिंक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके फॉर 20 मीटर चेन के लिए ही वैलिड है। 1.5 थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 100 किसके लिए वैलिड है, जब नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, 100 होंगे। अभी और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। एक नया चेन मत बनाना, क्योंकि अब चेन से आप काम नहीं करोगे, अब आपके पास नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। आप टोटल स्टेशन का यूज़ करना सीख लो, आपको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी जो अच्छे से टोटल स्टेशन यूज़ कर पाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये सिर्फ पेपर के लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिकली ये कुछ भी आपकी बहुत कम है जो काम में आएंगी, प्रैक्टिकली आज के टाइम में तो नहीं यूज़ होगा ये, है ना। तो ये सारा आपने लिख लिया होगा। अब देखो इसका क्या डेफिनेशन लिखा है, इन दिस मेथड करेक्शन इज अप्लाइड इन द फील्ड आफ्टर एवरी चेन लेंथ। जब हम स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो मैम कुछ डिस्टेंस जो हम एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हैं उसी को तो बोला हमने हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। तो इसमें क्या बोला, करेक्शन इज अप्लाइड इन द फील्ड आफ्टर एवरी चेन लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का क्या था, 1 चेन लेंथ। मैम when the chain is stretched on the slope, arrow is put after some distance forward at the end। एरो को कुछ डिस्टेंस आगे पुट किया जाता है, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूजल अलाउंस। कितना डिस्टेंस आगे पुट किया है उसको हाइपोटेन्यूजल अलाउंस बोलते हैं। तो एरो इज इंसर्टेड एट बी, तो हमने जो डायग्राम बनाया है आप उसको कंसीडर करना, आप इसको रहने देना, हमने अपने नाम अलग रखे थे क्योंकि, तो इसको रहने देना। क्लियर हो गया।
गणेश आपका जो भी क्वेश्चन है जल्दी से पूछिए, फिर हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया रेंजिंग करने के मेथड, ये नोट डाउन कर लो जो लिख रहे हो, और चेनिंग करने के मेथड। तो रेंजिंग और चेनिंग में मैं आपको बताती हूँ, चेनिंग से यही सवाल बहुत बार आए हैं। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस कितना होता है, 1.5 थीटा स्क्वायर बाय 100 होता है, या 50 बाय n स्क्वायर पूछा गया। आप लगाएंगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास अलग से ले लूंगी, और इवन मैं आपको बताऊँ हमारे पेड बैच के बाद कुछ क्लासेस और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, तो आपको मैं SSC JEE के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो आपको बताऊंगी कि थ्योरी क्लास में ये समझाया था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज़ एरर एंड करेक्शन। दैट इज़ एरर एंड करेक्शन। वो देखते हैं कि क्या है एरर एंड करेक्शन। सबसे पहली बात क्या होती है, एरर का मतलब है गलती। एरर का मतलब है गलती। जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे से किसी भी तरीके की गलती हो सकती है, तो हमें उसको करेक्ट करना होगा। अब सर्वे में हम लोग किस तरीके की गलतियां करते हैं, टाइप ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं, वो पूरा हम डिटेल में एरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए मुझे जानना ज़रूरी है दो तरह के एरर। दो तरह के एरर कौन कौन से हैं, एक हम पढ़ेंगे अभी कंपनसेटिंग एरर, और दूसरा हम पढ़ेंगे अपना क्यूमुलेटिव एरर। नाम से क्या पता चल रहा है, देखो कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, ये वो एरर होगा जब साइट में काम करते करते गलती हो भी जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैम ये क्या बोल दिया आपने, अब ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को मैंने बोला, अब मैंने आप लोगों को बोला अभी मेरे को बस लास्ट के 10 मिनट में डाउट पूछ लेना, नहीं तो बीच का फ्लो खराब हो जाता है। लास्ट का 10 मिनट में आपको पूरा टाइम दूंगी, आप जो बोल रहे हो वो बोल देना। मैं यहाँ पर किसी बुक की ऐड नहीं कर सकती कि किस बुक में जाइए देखिए, मेरे को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वैसे किसी का ऐड नहीं करूँगी। जो भी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो उसके बाद आंसर उस बुक से वेरीफाई करने की बजाय अपनी रेफरेंस बुक से देखना। इतनी गलतियां होती हैं बुक्स में, फिर आप मेरे पास आ जाते हो कि ये गलत है। एक आप 160 किलोमीटर स्क्वायर का पूछ रहे थे, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो कर्वेचर वाला तो प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे कितनी बार मैंने आपको बताया था। तो बुक में गलती हो सकती है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बुक सही हो। अब देखो कंपनसेटिंग एरर मतलब है काम करते करते जिसका अफेक्ट पूरे सर्वे वर्क में नहीं आएगा। अब मैंने आपको कल ये बताया था कि जब हम लोग चेन का यूज करते हैं तो उसमें ना ऐसा एक ग्रूव बना होता है। ये किस लिए बना होता है, जो चेन होती है उसके हैंडल में मैम आपने बताया था कि इस तरीके का एक ग्रूव बना होता है। इसका रीजन क्या था बताओ, उसका रीजन क्या था। वही मैं बोल रही हूँ, इतने सारे एरर हैं तो आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा ये तो गलत ही चल रहा है आधे से ज़्यादा का। तो मैम ये ग्रूव इसलिए बनाते हैं ताकि हम यहाँ पर एरो को लगा सकें, एरो को लगा सके। अब हुआ क्या, मैंने आपको साइट पर भेजा और बोला कि काम करके आओ, तो अब क्या हुआ, अभिषेक और गणेश अभी बातें कर रहे हैं। तो अभिषेक और गणेश ने, अभिषेक यहाँ पर खड़ा है और गणेश यहाँ पर है, तो गणेश और अभिषेक ने क्या करना है, जब डिस्टेंस मेजर करना है तो उन्होंने एरो लगाना है हर एक चेन लेंथ के बाद। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर एरो लगा दिया उन्होंने जहाँ पर ग्रूव बना हुआ था। ठीक है मैम, जहाँ पर ग्रूव बना हुआ था, जहाँ पर ग्रूव बना हुआ था वहां पर एरो लगा दिया अभिषेक ने। लेकिन गणेश ने क्या किया, उसने इस ग्रूव पर एरो नहीं लगाया, उसने इस ग्रूव पर एरो नहीं लगाया, उसने चेन के सेंटर पे, मतलब कि उससे पीछे कहीं लगा दिया मान लो। ठीक है, अब इसका मतलब उसने अलग डिस्टेंस मेजर कर दिया। अब इसके आगे बढ़े, फिर अभिषेक और फिर गणेश आगे बढ़े। तो अब अभिषेक ने फिर से क्या किया मैम, अभिषेक ने फिर से उस ग्रूव पर ही एरो लगाया। लेकिन गणेश ने इस बार उसको याद आ गया कि ये ग्रूव इसलिए था ताकि मैं एरो लगा दूं। अब मुझे बताओ, ये वाला जो एरर मैंने आपको बताया, क्या जब आप साइट पे डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे अभिषेक और गणेश, क्या आपको रियलाइज होगा? हाँ हो जाएगा। तो फिर से थोड़ी ना आप पूरी चेन लाइन मेजर करने आओगे, पूरी चेन लाइन मेजर करते करते शुरुआत से तो नहीं आओगे। यहाँ पर पहुंचा, गणेश ने सोचा अब मैं करेक्ट करूंगा, इतने में अभिषेक ने बोला कि चलो एक काम करते हैं कि आपके बदले RDX आ गया। RDX बोलता मैं काम करूंगा, उसने क्या किया, उसने ग्रूव से अंदर एरो लगा दिया। तो क्या कर रहे हैं कि जब अलग अलग सर्वेयर आ रहे हैं तो किसी ने एरो बाहर लगा दिया, किसी ने अंदर लगा दिया। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ,
अगर ऐसा हुआ तो साइट पे ये एरर अगर आया भी तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम इसको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे अपने कागज के ऊपर। जब हम करेक्शन कर रहे होंगे तो हम कोई करेक्शन इस पर नहीं लगा पा रहे होंगे। समझ में आया? तो ये टाइप का एरर कौन सा हुआ मैम? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब किसी ने 30 मीटर के डिस्टेंस को 31 मेजर कर लिया, 31 तो बहुत हो गया, किसी ने 30 मीटर का डिस्टेंस 30.5 मेजर कर लिया, तो किसी ने 29.8, तो कंपनसेट हो गया सर्वे वर्क के साथ, कंपनसेट हो गया सर्वे वर्क के साथ। वो होते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो इनका हमारे सर्वे के काम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो दूसरे आते हैं क्यूमुलेटिव एरर, जो क्यूमुलेटिव एरर आते हैं इनकी वजह से पूरा सर्वे वर्क अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? मान लो आपके पास एक टेप है जो टेम्परेचर की वजह से श्रिंक हो चुकी है, टेप है जिसकी लेंथ छोटी हो गई है। अब मैम जब आप ए से बी का डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसमें एरर E1 आया होगा। जब आप यहाँ से आगे जाओगे ये एरर अगले डिस्टेंस में भी ऐड हो गया, सेम एरर मैम अगले डिस्टेंस में भी ऐड हो गया, तो एरर ऐड होता गया, ऐड होता गया। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपने डिस्टेंस मेजर किया उसमें ये एरर टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। बताओ, अगर मैंने एक ऐसी टेप यूज कर ली जो श्रिंक हुई हुई है, उससे मैं डिस्टेंस मेजर करती जा रही हूँ, तो वो एरर बढ़ता जाएगा और मैम लास्ट तक वो एरर पूरे सर्वे को अफेक्ट कर देगा। तो उस तरीके के एरर जो हमारे पूरे सर्वे वर्क को अफेक्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव एरर, जो टाइम के साथ ऐड होते जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर नोट डाउन करना, जो हमारे कंपनसेटिंग एरर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं, कंपनसेटिंग एरर ई से डिनोट कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ई से मैंने लिखा है एरर, L मतलब जितनी लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हो, L इज द लेंथ ऑफ लाइन, L इज द लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की लेंथ। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर के बारे में क्या लिखोगे? दीज एरर ट्राई टू कंपनसेट, दीज एरर, इसमें आप लिख सकते हो दीज एरर try to compensate and do not affect our survey work, and हमारे सर्वे वर्क को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट अफेक्ट द सर्वे वर्क, क्योंकि पता भी नहीं चला ये कब आ गए, तो हम इसको करेक्ट भी नहीं कर सकते। और मैम जो दूसरे एरर होते हैं, दूसरे एरर कौन से बताएं आपको? क्यूमुलेटिव एरर। इनसे क्या पूछा जाता है? क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर किसके बराबर होते हैं? क्यूमुलेटिव एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, उसमें √L होता है, क्यूमुलेटिव एरर L होता है। दीज अकर इन सेम डायरेक्शन, दीज एरर अकर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? जो अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था और अभी पूरा हमने यही टॉपिक पढ़ना है। दीज एरर अकर इन सेम डायरेक्शन एंड ट्राई टू एक्यूमुलेट, मतलब जैसे जैसे हम सर्वे करते जाएंगे ये साथ साथ में ऐड होते जाएंगे। कैसे ऐड होंगे? जैसे मैम आपने बताया कि हम 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, तो ए पर हमने एक चेन यूज करी जिसकी लेंथ रॉन्ग थी, तो एरर E1 आया। उसी रॉन्ग लेंथ से आपने अगला डिस्टेंस मेजर किया तो वो एरर अगले में ऐड हो गया, मैम ये एरर अगले में ऐड हो गया। तो ऐसे ऐड होता होता ये पूरे सर्वे वर्क में एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और पूरा ऐड होता जा रहा है। तो ट्राई टू एक्यूमुलेट। क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव एरर के बारे में। अब क्यूमुलेटिव एरर को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, अगर इनको करेक्ट नहीं किया तो पूरा सर्वे वर्क अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अब सारी कहानी क्या आ जाती है कि हम कैसे यहाँ पर करेक्शन को अप्लाई करेंगे, हम कौन कौन सी करेक्शंस है और उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपको समझ आ गया कि क्या है। और मैं आपको बता देती हूँ पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कंपनसेटिंग एरर भी और क्यूमुलेटिव एरर भी बहुत बार पूछा गया। अब मैं एक पॉइंट समझाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ एरर और करेक्शन का टॉपिक आ रहा है हमारा, तो अब मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगी। अगर अभी वाली वो चीज़ समझ ली तो सारे एरर एंड करेक्शन में कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दिमाग को खाली करके एकदम शांत होके जो बात समझाई जाएगी उस पर ध्यान देना है, और जो पहले से आता है उसको भूल जाना है, जो पहले से आता है उसको भूल जाना है। अब मैं आपको कौन से एरर समझा रही हूँ, अब मैं आपको क्यूमुलेटिव एरर, हम जितने भी एरर पढ़ेंगे वो कौन से एरर होंगे, अब क्यूमुलेटिव एरर। अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं देखना इधर उधर, क्योंकि ये मेरे को लगता है एरर एंड करेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जरा, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं ग्राउंड पर गई, मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करके आई। मैंने बोला ये 30 मीटर है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। कैसे बोला, मैं यहाँ पर साइट पर जब गई थी तो अपने साथ 30 मीटर की टेप लेकर गई और मैंने 30 मीटर की टेप से डिस्टेंस मेजर किया। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें 0 जो होगा मैम यहाँ मार्क होगा और 30 जो होगा मैम वो यहाँ मार्क होगा। क्लियर है? 30 मीटर की ये क्या है, ये 30 मीटर की टेप है, और जो ऊपर मैंने दिखाया है ये हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस है, ये हमारा ग्राउंड डिस्टेंस है। क्लियर है? 30 मीटर की टेप से आपने ग्राउंड का डिस्टेंस मेजर करोगे तो 30 ही आएगा ना। अगर डिस्टेंस ही 30 है तो डिस्टेंस हमारा 30 ही आएगा। ठीक है मैम, ये ग्राउंड है, आप इसको इस तरीके से दिखा दीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैंने किसी और, आप में से और एक ग्रुप को भेजा और एक वो वाली टेप ले जाकर भेजा जो क्या हो गई है, एक्सपैंड हो गई है, टेम्परेचर के साथ उसकी लेंथ बढ़ गई है। अब वो ग्रुप जाता है, अब देखना, मैंने उसको बोला कि जाओ टेप लेकर और इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करके बताओ। तो आप गए और कौन सी टेप लेकर गए हो, ध्यान से देखना, आप गए, आप कौन सी टेप लेकर गए जिसकी लेंथ बढ़ गई है। क्या मैं ये डायग्राम एक्सपेंडेड टेप लिख सकती हूँ? एक्सपैंड हो गई है जो टेप, क्या ये वो टेप दिखा सकती हूँ, यस और नो? ये एक्सपैंड टेप है, इस एक्सपैंड में बड़ा क्या होगा मैम, बस इसकी लेंथ बड़ी होगी, अभी भी 0 यही होगा, बाकी सारी मार्किंग मैम वैसे ही होगी इस टेप में, और इसमें 30 मीटर यहाँ पर शो हो रहा होगा क्योंकि 30 यहाँ पे एंड हो रहा है और 0 यहाँ है। ये डायग्राम समझ में आया? जब चेन और टेप एक्सपैंड होगा तो उसका लेंथ बढ़ गया होगा, बोलो यस और नो? जब चेन और टेप एक्सपैंड हुआ है तो उसका लेंथ बढ़ गया है, तो ये 30 होगा, बिल्कुल होगा मैम। अब जो ग्रुप इस टेप से डिस्टेंस मेजर कर रहा है, जो ग्रुप इस टेप से डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ए और बी का, ए और बी का, देखो उन्होंने, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, उन्होंने ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस बताया, क्या यहाँ से यहाँ तक का बताया होगा? हाँ मैम। तो ये वैल्यू क्या उसने 30 से कम बताई या 30 से ज़्यादा? जो मेजर डिस्टेंस बताया, जो उसने मेजर किया, जो एरो यहाँ पे आ रहा है, ये 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है, ये बता दो। मैम 30 तो इस स्टेप में यहाँ था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 30 से कम होगा। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि इस केस में अगर मैं देखूं, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है दैट इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। मान लो आपने मुझे यहाँ पर बताया कि डिस्टेंस है 29.8 मीटर, पर होना कितना चाहिए था, 30 मीटर। अग्री करते हो इस बात से? अग्री करते हो इस बात से कि मैम जब चेन या टेप की लेंथ बढ़ेगी, जो डिस्टेंस मेजर हुआ होगा वो लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा? बिल्कुल मैम, हमने बताया 29.8 है 30, तो अगर आपको 29 को 30 करना है, 29.8 को 30 लेकर आना है, तो इसमें कुछ वैल्यू बड़ा ऐड करोगे या कुछ माइनस करोगे? 29.8 में 0.2 को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि वो 30 बन जाए? हमेशा हमें मेजर वैल्यू से एक्चुअल तक जाना होगा, हमेशा हमें मेजर से एक्चुअल तक जाना होगा। मैम ऐड करेंगे, 29 से 30 में जाने के लिए ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो करेक्शन क्या हो गई, तो इस केस में करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस केस में करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा, जब चेन या फिर टेप, जब चेन या फिर टेप एक्सपैंड होगी, जब चेन या फिर टेप एक्सपैंड होगी तो मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, सॉरी, तो मेजर्ड वैल्यू हमारी लेस देन एक्चुअल वैल्यू होगी।
इसीलिए जो हमारी करेक्शन होगी मैम वो पॉजिटिव होगी। अगर करेक्शन पॉजिटिव होगी, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो बता दो, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, ये काम अभी बहुत आगे तक आएगी चीज़, है ना। अब करेक्शन पॉजिटिव होगा तो जितनी भी करेक्शन लगाते हैं वो एरर का माइनस होता है। अगर करेक्शन पॉजिटिव है, आपको देखो रट्टा नहीं मारना कि एरर प्लस लिखे या माइनस लिखे, आपको ये हमेशा कैसे ध्यान रखना है, जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं अगर वो कम है, हमें ज्यादा तक पहुंचना है, तो कम से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगी मैम, एडिशन हो जाएगी, उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा मैम अगर हम इसका ऑपोजिट केस ले लेते, अगर हम इसका ऑपोजिट केस ले लेते कि 30 मीटर ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था ग्राउंड पर, ये 30 मीटर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था ग्राउंड पर, लेकिन मैं यहाँ पर वो टेप लेकर जा रही हूँ जो श्रिंक हो गई है, मैं वो टेप यहाँ पर लेकर जा रही हूँ जो टेप श्रिंक हो गई है। तो ये वाली टेप यहाँ पर क्या हो चुकी है, श्रिंक। तो अगर ये टेप श्रिंक हुई है तो इसमें 0 मीटर यहाँ होगा, इसमें 30 मीटर तो यहीं शो हो गया होगा। मैंने आपको बोला था कि A और B के बीच में डिस्टेंस मेजर करके बताओ, तो आपने एक बार टेप को रखा तो आपने देखा तो 30 तो यहीं पे ही खत्म हो जा रहा है मैम, एक और बार हमें टेप को उठाकर इसके आगे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपने डिस्टेंस मेजर किया, इस केस में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बताया, क्या वो 30 से ज़्यादा है, क्या वो 30 से ज़्यादा है, बताइए क्या वो 30 से ज़्यादा है। एरर मैं बताऊंगी अभी आगे, एरर टेम्परेचर की वजह से आता है, और टेम्परेचर की वजह से कैसे आता है मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ मैम, इस केस में ऑपोजिट केस हुआ, जब टेप श्रिंक हुई तो यहाँ जो उसने डिस्टेंस मेजर किया 30 तो यहीं तक का बता दिया उसने, मान लो इसको उसने 30.5 बता दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू, हम क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू जो है दैट इज, मेजर्ड वैल्यू इज क्या हो गई मैम, ज़्यादा हो गई, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। समझ आ रहा है कि नहीं, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो गई एक्चुअल वैल्यू से। तो अब हमें क्या करना होता है, हमेशा हमें एक्चुअल तक जाना है, हमेशा सही वैल्यू तक जाना है। तो मेजर से एक्चुअल जाने के लिए जो करेक्शन करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। करेक्शन जो होगी मैम वो नेगेटिव होगी, और करेक्शन अगर नेगेटिव होती है तो एरर हमेशा उसका ऑपोजिट साइन होता है। एरर इज नेगेटिव ऑफ करेक्शन, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो एरर है दैट इज नेगेटिव ऑफ करेक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो अभी तक मुझे सिर्फ इतना पता चला कि जब टेप ने श्रिंक किया, जब टेप ने, अब आपको अभी लग रहा होगा कि मैम आसान है, अभी लग रहा होगा आसान है, जब मैं थोड़ी टाइम बाद पूछूंगी ना आपसे तो भूल जाओगे। तो जब टेप ने श्रिंक किया तो उसने जो डिस्टेंस मेजर किया, इसको दिमाग में कॉपी कर लो, इसको आप कॉपी कर लो, इस फोटो को, इन दो में से किसी भी एक को, या इस वाली को या पिछली स्लाइड को। तो क्या बोला, जब टेप ने श्रिंक किया तो उसने जो डिस्टेंस मेजर किया वो ज़्यादा किया एक्चुअल से, क्योंकि हमें हमेशा एक्चुअल तक पहुंचना है। तो मेजर से एक्चुअल में आने के लिए वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, करेक्शन नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने टेम्परेचर, मैंने जब टेप को बनाया था तो मैंने उसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बनाया था, लेकिन आज जब मैं उसकी हेल्प से काम कर रही हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है। तो जब भी, ये अभी का टॉपिक नहीं था, आप बार बार पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उल्टा लग रहा है ना आशीष, तभी कहा था कि इसको जो पहले पढ़ा है उसको भूल कर समझना, इसको भूल कर समझना। अब आप वो जो पहले याद रखा है उसको भूल जाओ, और इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो कि मैम 30 मीटर यहाँ तक का डिस्टेंस था, नीचे वाली जो टेप है मैम वो श्रिंक हुई हुई टेप है, तो श्रिंक है तो मतलब 30 से छोटी हो गई होगी, तो उसका 30 मैम यहीं दिख रहा होगा। फिर ये एक बार फिर से उठाकर इसको आगे रख दिया होगा, तो मतलब इसमें जब मैम डिस्टेंस मेजर किया तो 30 से ज़्यादा हो गया। आशीष एक बार देखिए इसको ध्यान से, 30 यहाँ पर था, श्रिंक हुई हुई टेप तो लेंथ छोटी हो गई है, लेंथ छोटी हो गई है, लेकिन ग्रेजुएशन तो मैम वहीं दिख रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे टेप को बनाती हूँ और 40 पे जाके काम करती हूँ, तो जब भी मैंने किसी चीज़ को जिस टेम्परेचर पे बनाया है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करूँगी, हमेशा उसकी लेंथ बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी।
अगर मैं उससे कम टेम्परेचर में काम करूं, मान लो -5 डिग्री सेल्सियस पे उसको ले जा रही हूँ, तो वो हमेशा श्रिंक करेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने की वजह से चेन या टेप श्रिंक करती है। ठीक है, चेन या टेप श्रिंक करती है। अब मैं पहले आप लोगों के डाउट्स लूंगी, तब मैं आपको ब्रेक दूंगी, क्योंकि ब्रेक आधा घंटा ठीक है, 20 मिनट भी रख सकते हो। ये बात आदित्य क्या आपको समझ में आई है? ये बात आदित्य आपको समझ में आई है? और ये वाली आई क्या? एक ध्यान रखनी है, दूसरी अपने आप याद रहेगी। क्या? कि मैम 30 मीटर डिस्टेंस ये था, वो टेप जिसकी लेंथ ऑलरेडी बढ़ गई है, एक्सपैंड हो गई है, अगर मैं उसकी हेल्प से ये डिस्टेंस मेजर करूंगी तो वो 30 से पीछे आ रहा है। इस फोटो को एक वो कर लो, कैप्चर कर लो अपने दिमाग में, तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आगे सारी तरह के एरर और करेक्शन पढ़ने हैं। वहाँ मैं सबसे आपसे यही सवाल पूछने वाली हूँ कि बताओ मेजर लेंथ ज़्यादा है या एक्चुअल लेंथ ज़्यादा है, बताओ एरर ज़्यादा है या करेक्शन ज़्यादा है, तो आपको वहाँ आंसर करना पड़ेगा। जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख दो, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि कितने लोग क्लास को देख रहे हैं और कितनों को समझ में आया है। जिनको नहीं आया है, मैं तो साफ साफ कहती हूँ नो भी लिख दो। ठीक है, आप बुरा क्या मानना, मैं तो यही बोलूँगी एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। और आप लोग डाउट क्या पूछ रहे हो? डाउट पूछ रहे हो कि मैम एक्सप्लेन ऑल। एक्सप्लेन ऑल क्या होता है? जो नहीं समझ में आया वो डाउट पूछिए। हाँ, एरर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी 12 किलोमीटर वाला भी बता देती हूँ अभी। ठीक है, क्लियर? संदीप, भावना, शिवम, विक्रम, आशीष, सौरभ को हंसी क्यों आ रही है? रजत, सत्यवीर, आदर्श, ओके अवनीश, मैं ये समझा देती हूँ। अभी वाला जितना बताया वो क्लियर हो गया। अगर कम मेजर हुआ तो करेक्शन ऐड करूंगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब मेजर अगर आपने 29 किया है, मैं बोल रही हूँ 30 सही है, तो 0.2 इसमें मिलाना पड़ेगा, तो करेक्शन तो प्लस ही होगी ना, करेक्शन तो प्लस ही होगी, करेक्शन तो प्लस ही होगी। तो मैं यहाँ पर जिसने पूछा था एरर और करेक्शन क्या होता है, मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, एरर और करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ नहीं ऐड करना था इसको, 1 मिनट, ये वाली स्लाइड हो गई। यहाँ पर आपसे पूछूं कि मैम किसी जगह पर जो गलती की थी ना आपने, वो -2 मीटर की गलती की थी, इसको आपको करेक्ट करना है। तो मैम आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? मान लो 30 मीटर में मैंने 2 मीटर कम डिस्टेंस मेजर किया था, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जिसको एरर नेगेटिव और करेक्शन पॉजिटिव समझ नहीं आया, वो आंसर करना मुझे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको 30 मीटर डिस्टेंस मेजर करना था, आप 28 मीटर मेजर करके आए। आपने बोला 28 मीटर है, आपको जो बताना चाहिए था वो 30 था। इसको करेक्ट करोगे तो क्या करोगे? मैम इसमें +2 मीटर करूंगा। तो अगर आपने गलती 2 मीटर कम की करी है तो करेक्ट उसमें 2 मीटर ज़्यादा करके ही करोगे ना। इसलिए जब भी कोई गलती आती है, जब भी हम कोई एरर निकालते हैं, हमेशा उसका साइन करेक्शन से उल्टा होता है। अगर मैंने 2 मीटर कम मेज़र किया है, एरर -2 का है, तो करेक्ट करने के लिए उसमें मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि अगर एरर हमारा माइनस का है तो करेक्शन उसमें हम प्लस का करेंगे, जिसने भी पूछा था। अब इसके आगे मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शंस के बारे में समझाना है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। और जो आप बोल रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, वो 10 mm वाला, 15 mm वाला, 18.2 किलोमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने जो आपको 10 mm लिखाया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने आप भी उसे सॉल्व किया है और वो उसके आसपास ही वैल्यू आई है, इसलिए वो लिखाया है। और आपको मैंने कहा अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आप देखोगे उन सभी एग्जाम्स में उसके ऑप्शंस वेरी कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस वेरी कर रहे हैं। 10 mm इसलिए बताया था क्योंकि वो मेरे पास भी सॉल्व करके आया था। बाकी जो दोनों रेफरेंस बुक्स में है, दोनों रेफरेंस बुक्स को मैं करेक्ट मान सकती हूँ।
पेपर में अगर दोनों रेफरेंस बुक वाले ऑप्शन वहां पर आते हैं, मैं दोनों सही कर सकती हूँ। कौन सी बुक? जो बीसी पूर्णिया में लिखा है और एसके दुग्गल में लिखा है, वो दोनों को सही कर सकती हूँ। अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिए, आप देखोगे ईएससी में अगर एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने पूछा है, तो 10 mm उसका आंसर करेक्ट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे एसएससी जेईई में ही प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो इसलिए भी मैंने आपको 10 mm लिखाया था और मैंने भी सॉल्व करके वही निकाला है। तो 18.2 किलोमीटर के लिए 10 mm करेक्ट है। बाकी आप देखोगे दुग्गल में वो 0.015 मीटर करके कुछ वैल्यू दी है, तो वो भी सही है। और 12 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर को भी मैं अब सही मानूंगी क्योंकि वो बीसी पूर्णिया में दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो सर्वे में हमेशा क्या रह जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट रह जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। आपको मैं बताऊं, इन क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर निकलो। अगर पेपर में आता है तो 18 किलोमीटर का अगर सारे ऑप्शंस दिए हैं उसमें 10 mm एक आंसर है तो 10 करेक्ट होगा। अब 15 उसमें दिया है तो 10 नहीं दिया होगा। आपने अभी तक 1000 क्वेश्चंस किए होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ उन हजारों में कभी ऐसा हुआ कि मैम जिसमें 18.2 किलोमीटर में एक ऑप्शन 10 mm भी है और एक ऑप्शन आपका 15 mm भी है? ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये आपका 10 mm है, इसको सही कर दो। इसका नियरेस्ट कौन सा है? 15 mm, तो उसको सही कर दो। मैं आपको बताती हूँ आपकी ये वो क्वेश्चन है बस जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो आप इसमें इसको सही कर सकते हो। 18.2 किलोमीटर आपका 15 mm, ठीक है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपका दुग्गल में लिखा हुआ है। ये आपका 10 mm मैंने सॉल्व किया था, प्लस एसएससी जेईई ने इसको करेक्ट आंसर बताया था। 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये आपका बीसी पूर्णिया में दिया हुआ है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये आपका बीसी पूर्णिया में दिया। तो ये सारे ही आंसर सही है, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देखकर वहां पर मार्क करेंगे। हाँ, दोनों को चैलेंज करके दोनों को मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब हम इसके आगे जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। 8 बजे सब लोग आ जाना, और फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरह के एरर क्या क्या हैं और उसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे और कौन कौन से उसके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। चलिए 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।